हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलो अपनी सोशल साइंस की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर में डाइव करते हैं, लाइफलाइंस ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी। इसमें हम समझेंगे कि आखिर एक देश, हमारा देश, चलता कैसे है। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। एक सेकंड के लिए सोचो, ये जो फ़ोन तुम्हारे हाथ में है, या ये जो शर्ट तुमने पहनी है, या फिर किचन में रखे हुए स्नैक्स, ये सब तुम तक पहुंचे कैसे? क्या कभी सोचा है? इन सब के पीछे ना एक पूरा का पूरा इनविजिबल नेटवर्क है मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट का। क्योंकि सिंपल सी बात है, चीज़ें जहां बनती हैं वहां से जादू से तो आपके घर तक आती नहीं, राइट? और बस यही इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। अगर किसी देश को तेजी से डेवलप करना है ना, तो एक फास्ट और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो सबसे पहली जरूरत है। आप इसको ऐसे समझो, जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स होती हैं ना, जो ब्लड को हर जगह पहुंचाती हैं, बिल्कुल वैसे ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक इकोनॉमी की आर्टरीज और वेन्स हैं। यही वो नसें हैं जो जरूरी सामान और सर्विसेज को देश के कोने कोने तक पहुंचाकर उसको जिंदा रखती। तो इस पूरे सिस्टम की डिटेल्स में जाने से पहले चलो एक काम करते हैं। लेट्स टेक अ स्टेप बैक और एक बिग पिक्चर देखते हैं। मतलब इंडिया में ट्रांसपोर्ट के मेन तरीके आखिर हैं कौन कौन से। इंडिया का जो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसको हम मोटा मोटी 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: लैंड, वाटर और एयर। इस एक्सप्लेनर में हम लोग खास तौर पर लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट के जो बड़े प्लेयर्स हैं उन पर फोकस करेंगे, मतलब रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस और वाटरवेज। चलिए शुरुआत करते हैं अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द रोड से। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के ज़बरदस्त रोड नेटवर्क की, जो इस देश के हर छोटे बड़े दूर दराज के कोने को आपस में कनेक्ट करता है। और इस नेटवर्क का साइज कितना बड़ा है, जस्ट थिंक अबाउट दिस नंबर, 62.16 लाख किलोमीटर्स। ये 2020-21 का डेटा है। ज़रा इमेजिन करो, इतना बड़ा नेटवर्क जो इंडिया को दुनिया के सबसे बड़े रोड नेटवर्क्स वाले कंट्रीज में से एक बनाता है। इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, जब हमारे पास इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है तो फिर सड़कें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इनका एडवांटेज क्या है? देखो, पहली बात, रोड्स बनाने का खर्चा रेलवे से काफी कम होता है। दूसरा, इन्हें माउंटेन्स जैसे डिफिकल्ट एरियाज में भी बनाया जा सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये सस्ती पड़ती हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट, ये हमें डोर टू डोर सर्विस देती हैं, मतलब सामान सीधा आपके दरवाजे तक। सो इंडिया में रोड्स को उनकी कैपेसिटी और इंपॉर्टेंस के बेसिस पर 6 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवेज से लेकर नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, गांव की सड़कें यानी अदर रूरल रोड्स, और आखिर में बॉर्डर रोड्स। हर एक का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। इन सब में से सबसे स्पेशल हैं द गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवेज। ये एक, आप कह सकते हो, जायंट प्रोजेक्ट है जो इंडिया की 4 मेगा सिटीज को जोड़ता है: दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। इसका मेन एम क्या है? बस इन बड़े बड़े इकोनॉमिक हब्स के बीच ट्रैवल टाइम और डिस्टेंस दोनों को जबरदस्त तरीके से कम करना। और इनकी क्वालिटी एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। जरा इस पिक्चर को देखो, ये अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे है। ऐसे मॉडर्न हाईवेज जो हैं वो इंडिया के तेजी से बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक तरफ वो स्मूथ एक्सप्रेसवे और दूसरी तरफ इन चैलेंजिंग पहाड़ी सड़कों को देखो। देश के इन मुश्किल स्ट्रैटेजिक बॉर्डर एरियाज में ऐसी सड़कों को बनाता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी BRO। ये 1960 में बनाई गई थी और इसका काम हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो सड़कों के इस जाल से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इंडिया की आयरन स्पाइन की, इसकी लोहे की रीढ़ की हड्डी, द इंडियन रेलवेज। और सुनो, ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं है। पिछले 150 सालों से भी ज्यादा से रेलवेज ने इस देश को एक साथ बांधने का काम किया है। इंडियन रेलवेज की जो जर्नी है ना, वो कमाल की है। सोचकर देखो, 1853 में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने, सिर्फ 34 किलोमीटर्स, और आज 67,000 किलोमीटर्स से भी ज्यादा लंबा नेटवर्क है। ये नेटवर्क हमारी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों की डेवलपमेंट को स्पीड दे रहा है। यहाँ एक छोटी सी पर इंटरेस्टिंग डिटेल है। आपको शायद लगता होगा कि सारी रेलवे ट्रैक्स एक जैसी होती हैं, पर ऐसा नहीं है। उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे गेज कहते हैं। ये 3 तरह का होता है: ब्रॉड, मीटर और नैरो। लेकिन हाँ, अब एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए देश का ज्यादातर नेटवर्क ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन एक बात सोचो, पूरे देश में इन लोहे की पटरियों को बिछाना कोई आसान काम नहीं है। हमारे इंजीनियर्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इमेजिन करो, हिमालयस के ऊंचे ऊंचे पहाड़, राजस्थान के रेतीले मैदान, गुजरात के दलदली इलाके, और तो और वेस्टर्न घाट्स में जमीन का धंसना और लैंडस्लाइड्स। इट्स अ ह्यूज चैलेंज।
अच्छा, रोड्स और रेलवे ट्रैक्स, ये तो हम सब अपनी आंखों से देखते हैं। पर अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के एक ऐसे जरिए की जो हमें दिखता नहीं है पर है उतना ही इंपॉर्टेंट। ये है हमारी इकोनॉमी की अनसीन आर्टरीज, यानी पाइपलाइंस। तो सवाल यह है कि इन पाइपलाइन से जाता क्या है? वेल, मोस्टली तो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस। लेकिन सरप्राइज, इससे सॉलिड्स भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। उन्हें पानी के साथ मिलाकर एक स्लरी यानी एक गाढ़ा सा लिक्विड बना दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, जो बार बार सामान को लोड अनलोड करने का झंझट होता है ना, जिससे नुकसान और डिले होता है, वो सब खत्म। चलो, इसको आसान करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क है जो अपर असम के ऑयल फील्ड से शुरू होता है। वहां से ये गुवाहाटी और बरौनी से होते हुए सीधा कानपुर यूपी तक जाता है। इतना ही नहीं, इसकी ब्रांचेस आगे हल्दिया और सिलीगुड़ी तक भी जाती हैं। बस इमेजिन करो, जमीन के नीचे एक पाइप इतना लंबा नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रहा है। ओके, अब टाइम है ट्रांसपोर्ट के सबसे पुराने, इनफैक्ट मोस्ट एंशिएंट सुपर हाईवे की तरफ चलने का। मैं बात कर रहा हूं वाटरवेज की, पानी के रास्ते। ये ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता तरीका माना जाता है, स्पेशली जब आपको बहुत भारी भरकम सामान यहां से वहां ले जाना हो। तो वाटरवेज एक स्मार्ट चॉइस क्यों है? चलो फटफट देखते हैं। नंबर 1, ये सबसे सस्ता है। नंबर 2, हैवी और बल्की सामान के लिए ये बेस्ट है। नंबर 3, ये काफी फ्यूल एफिशिएंट है। और इसलिए नंबर 4, ये एनवायरनमेंट के लिए भी सबसे अच्छा ऑप्शन है। सिंपल। और एक फैक्ट बताऊं, इंडिया के पास देश के अंदर अंदर ही लगभग 14,500 किलोमीटर का इनलैंड वाटरवेज नेटवर्क है। इसका मतलब है नदियों और नहरों का एक ऐसा बड़ा सा जाल जिसे हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। सोचो इसमें आगे कितना पोटेंशियल है। इट्स मैसिव। तो इस पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? एक सिंपल सी बात, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड, ये तीनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। एक के बिना दूसरा आगे बढ़ ही नहीं सकता। और आखिर में ये याद रखो कि एक स्ट्रांग इकोनॉमी की फाउंडेशन हमेशा एक स्ट्रांग और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ही होता है। और देखो, ये कोट इस पूरी बात को कितने परफेक्ट तरीके से कहता है कि आज इस फास्ट और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट की वजह से पूरी दुनिया एक बड़े से गांव जैसी हो गई है। कनेक्टिविटी ने सबको, सब कुछ को एकदम पास ला दिया है। तो इस क्लास को एंड करने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है अगले 20 सालों में इन लाइफलाइंस में से रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस या वाटरवेज, कौन सी लाइफलाइन हमारे देश के फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी? और हां, क्यों? इस पर सोचना जरूर। चलो, मिलते हैं अगले पार्ट में। Welcome back, students. I hope you're ready for another exciting session of social science. आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं Lifelines of National Economy का पार्ट 2। Remember, पिछले पार्ट में हमने रोडवेज और रेलवेज को कवर किया था। Well, आज हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है, वो फोन जो आपके हाथ में है, या कपड़े जो आपने पहने हैं, या इवन जो खाना आप खाते हो, ये सब चीजें आखिर आप तक पहुंचती कैसे हैं? इट्स लाइक मैजिक, राइट? वेल, ये सब पॉसिबल है हमारे देश की अमेजिंग लाइफलाइंस की वजह से, जो 24 घंटे काम करती रहती हैं। तो आज के एक्सप्लेनर में हम एक वर्चुअल जर्नी पर चलने वाले हैं। विल स्टार्ट विथ वाटरवेज, फिर एयरवेज, उसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, और फाइनली हम देखेंगे कि इंडिया पूरी दुनिया से कैसे कनेक्टेड है। सो, आर यू रेडी फॉर दिस ट्रिप? लेट्स गो। ऑलराइट, सो फर्स्ट स्टॉप ऑन आवर जर्नी, वाटरवेज। चलो अपनी जर्नी शुरू करते हैं पानी से। वाटरवेज यानी जल मार्ग इंडिया के लिए सबसे पुराने और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट मोड्स में से एक है। क्यों? स्पेशली जब बात आती है भारी भरकम हैवी गुड्स की। सबसे पहले जस्ट लुक एट द स्केल ऑफ दिस। इंडिया के पास कहते 7,516.6 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। कैन यू इवन इमेजिन दैट? 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये हमारे देश के लिए ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के मामले में एक बहुत बड़ा, एक ह्यूज एडवांटेज है। तो इतनी लंबी कोस्ट लाइन का फायदा क्या है? वेल, ये देखो, इंडिया का 95% फॉरेन ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से समुद्र के रास्ते से होता है। थिंक अबाउट दैट। इसका सीधा मतलब है कि हमारे सीपोर्ट्स देश की इकोनॉमी के लिए कितने क्रिटिकल हैं। एंड यस, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस नंबर फॉर योर एग्जाम्स। इट्स सुपर इंपॉर्टेंट। तो चलो अब इन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और लगभग 200 नॉन मेजर पोर्ट्स। और ये जो 12 मेजर पोर्ट्स है ना, इन्हीं से देश का ज्यादातर फॉरेन ट्रेड हैंडल होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टूर विद द वेस्ट कोस्ट।
सो वेस्ट कोस्ट पर ये सारे बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं और हर एक का अपना एक स्पेशल रोल है। जैसे कि दीनदयाल पोर्ट, जिसे कंडला भी कहते हैं, उसे इंडिपेंडेंस के ठीक बाद डेवलप किया गया था। क्यों? ताकि कराची पोर्ट की कमी पूरी हो सके। और फिर है गोरा का मोरमुगांव पोर्ट। यहां से इंडिया का लगभग 50% आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है। वाओ! और यहां देखो, दिस इज व्हाट इट एक्चुअली लुक्स लाइक ऑन द ग्राउंड। आप इमेजिन कर सकते हैं, ये बड़े बड़े शिप्स, थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर्स, जायंट ऑयल टैंकर्स, यहां पर दिन रात नॉन स्टॉप सामान लोड और अनलोड किया जाता है। दिस इज लिटरली द इंजन दैट रन्स आवर कंट्रीज इकोनॉमी। ओके, नाउ लेट्स ट्रैवल ओवर टू द ईस्ट कोस्ट। यहां भी कई इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक चेन्नई। ये इंडिया के सबसे पुराने आर्टिफिशियल पोर्ट्स में से एक है। आर्टिफिशियल मतलब बेसिकली मैन मेड। और फिर है विशाखापट्टनम, जो कि डीपेस्ट लैंडलॉक्ड यानी जमीन से घिरा हुआ एंड अ वेरी वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। ऑलराइट, पानी का सफर हो गया। अब हवा में चलते हैं। टाइम टू टॉक अबाउट एयरवेज, द फास्टेस्ट, द मोस्ट कंफर्टेबल एंड डेफिनेटली द मोस्ट प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बट एक सेकंड के लिए सोचो, इंडिया के कुछ हिस्से हैं जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जहां बड़ी बड़ी नदियां हैं, घने जंगल हैं, बारिश के कारण फ्लड्स आते रहते हैं। वहां कनेक्टिविटी कैसे एस्टैब्लिश की जाएगी? वहां लोग और जरूरी सामान कैसे पहुंचेगा? इट्स अ रियल चैलेंज, राइट? Well, the answer is air travel. Airways ही वो solution है। ये फास्टेस्ट है, कंफर्टेबल है और उन मुश्किल डिफिकल्ट टेरेन्स को भी इजीली कवर कर सकता है जहां रोड्स या रेलवेज बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इट्स अ गेम चेंजर। तो आप समझ रहे हैं, इन सब जियोग्राफिकल चैलेंजेस की वजह से ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एयर ट्रैवल सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, इट्स अ नेसेसिटी, एक ज़रूरत बन जाती है। और सर्विसेज जैसे पवन हांस हेलीकॉप्टर्स, वो यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, स्पेशली उन दूर दराज के इलाकों को कनेक्ट करने में। ओके, सो हमने गुड्स और लोगों के मूवमेंट की बात कर ली, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिर्फ चीज़ों का नहीं होता, इंफॉर्मेशन का भी होता है। आइडियाज़, मैसेजेस, डेटा। So the big question is, how does information travel across a country as vast as India? Well, broadly speaking, communication के दो मेजर टाइप्स हैं। एक है पर्सनल, जैसे आपका फ़ोन कॉल या एक लेटर, और दूसरा है मास कम्युनिकेशन, जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स। और जब हम पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, here's a fun fact for you. इंडिया का पोस्टल नेटवर्क पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। It handles a massive amount of parcels and letters. और इस पोस्टल सिस्टम में भी दो तरह की मेल्स होती हैं। फर्स्ट क्लास मेल, सोचो आपके इंपॉर्टेंट लेटर्स, कार्ड्स, एनवेलॉप्स, इनको स्पीड के एयर एयरलिफ्ट किया जाता है, यानी हवाई जहाज से भेजा जाता है। वहीं सेकंड क्लास मेल, जैसे बुक पैकेट्स या मैगजीन्स, वो सरफेस मेल से जाती हैं, यानी बाय रोड और रेल, इसलिए उन्हें पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ऑफ कोर्स, चिट्ठियों से आगे बढ़कर अब हम आते हैं टेलीकॉम की दुनिया में। एक टाइम था जब किसी गांव में एक फ़ोन लाइन होना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और आज इंडिया का टेलीकॉम नेटवर्क एशिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है, जो देश के कोने कोने को इंस्टेंटली जोड़ता है। व्हाट अ जर्नी! और अब तो विद डिजिटल इंडिया एक बिल्कुल नया रेवोल्यूशन चल रहा है। द मेन फोकस इज टू मेक टेक्नोलॉजी द सेंटर ऑफ ऑल चेंज। और ये कोट इस विजन को परफेक्टली सम अप करता है। आईटी यानी इंडियन टैलेंट प्लस आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्वल्स आईटी यानी इंडिया टुमारो। बहुत पावरफुल है, इज़न्ट इट? सो अब तक हमने देखा कि इंडिया के अंदर कनेक्टिविटी कैसे काम करती है, राइट? अब लेट्स जूम आउट अ बिट। अब देखते हैं कि यही लाइफलाइंस इंडिया को बाकी दुनिया से कैसे जोड़ती हैं। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत सिंपल है, जब दो या उससे ज़्यादा देशों के बीच गुड्स का एक्सचेंज होता है, यानी हम कुछ बेचते हैं और कुछ खरीदते हैं, उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। और ये किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। यू कैन थिंक ऑफ इट एज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर अ कंट्री। ओके, नाउ हियर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर एग्जाम्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, जब एक देश बेचता ज़्यादा है, यानी उसके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, और खरीदता कम है, यानी इंपोर्ट्स कम है, तो उसे कहते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल मतलब अच्छा, फायदे वाला। तो सवाल यह है कि इंडिया दुनिया को बेचता क्या है? व्हाट डू वी एक्सपोर्ट? वेल, हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी डाइवर्स हैं। वी एक्सपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम ब्यूटिफुल जेम्स एंड ज्वेलरी टू एसेंशियल केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एंड ऑफ कोर्स अ होल लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, ये थी इंडिया की लाइफलाइंस। इसके पोर्ट्स, इसके एयरवेज, इसके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ये सब मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एज यू नो, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है हर दिन। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जस्ट थिंक अबाउट इट।
आज से 20 साल बाद फ्यूचर में इंडिया की लाइफलाइंस कैसी दिखेंगी? क्या वो ड्रोन्स होंगे डिलीवरिंग पैकेजेस, हाइपरलूप, कुछ और जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं? व्हाट डू यू थिंक?